नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज गृह विज्ञान के पेपर 2 अर्थात पारिवारिक साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा की इकाई 2 के बारे में बात करने जा रही हूँ। इकाई 2 के अंतर्गत हमने समय व्यवस्था या समय प्रबंधन के अलावा सभी टॉपिक्स को या विषयों को कंप्लीट कर लिया है। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं वो है टूल्स एंड टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व। बच्चों, यह टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में कुछ टूल्स के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। बच्चों, आप सभी को पता है समय जो है वो एक सीमित साधन है। उसका सदुपयोग करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर कर सकते हैं। अर्थात हम जब अपने 24 आवर्स को अच्छी तरीके से सदुपयोग करेंगे तो हमारे जो भविष्य के लक्ष्य हैं उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं या उसको अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व यानी टूल्स एंड टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत काफी सारे तत्व आते हैं जिनको कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। सर्वप्रथम हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं उसका नाम है संतुलन या बैलेंस। दूसरा है समय का महत्व या समय मूल्य अर्थात टाइम कॉस्ट। थर्ड है कार्य का प्रारूप या समय क्रम यानी टाइम पैटर्न। फोर्थ है समय मानक यानी टाइम नॉर्म्स। और इन चारों ही तत्वों के बारे में बच्चों मैं आपको पूर्व के वीडियो में समझा चुकी हूँ, जो कि समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व का पार्ट 1 है। तो आज हम जिन बचे हुए तत्वों की बात करेंगे उसके अंतर्गत सबसे पहला तत्व है अतिरिक्त कार्यभार या जिसे हम पीक लोड कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्यवृत्त या चक्र की, जिसे वर्क कर्व कहा जाता है। बाद में हम बात करेंगे विश्राम काल की या रेस्ट पीरियड की। और सबसे एंड में हम बात करेंगे या अंतिम चरण में हम बात करेंगे सदस्यों का समय विभाजन या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वप्रथम ले रहे हैं अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त कार्यभार या पीक लोड जिसे बच्चों कहा जाता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इससे तात्पर्य होता है कि एक समय महिला के पास या गृहिणी के पास ऐसा आता है जब उसे एक साथ ही अधिक कार्य करने पड़ते हैं, अर्थात वो समय शिखर समय कहलाता है। यानी प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध समय यानी कितना है हमारे पास उपलब्ध समय 24 घंटे। उसमें से एक समय ऐसा आता है जब गृहिणी को एक साथ अधिक कार्य करने पड़ते हैं और इस समय को हम शिखर या पीक समय, शिखर समय कहा जाता है। अत्यधिक कार्यभार का अर्थ होता है एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करना, यानी कि जो उसके पास एक निश्चित समय है उसमें एक साथ उसे कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। घर की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के ऊपर अत्यधिक कार्यभार जो होता है बच्चों वो निर्भर करता है। अत्यधिक कार्यभार का जो समय है वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक कुछ भी हो सकता है। कार्यभार का जो समय है वह सुबह, दोपहर, शाम का भी हो सकता है। जैसे हमने बताया कि वो समय दैनिक यानी डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, पाक्षिक यानी 15 डेज 14 डेज में भी एक बार आ सकता है, या मासिक भी हो सकता है, यानी मंथली भी हो सकता है। इसी तरीके से दिन का जो अलग अलग समय है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, उस समय भी वो हो सकता है। तो अलग अलग परिवारों में अत्यधिक कार्यभार का जो समय होता है वो भिन्न भिन्न होता है और यह उस परिवार की व्यवस्था और कार्य प्रणाली जो है
उसके ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर गृहिणी जो है वह सुबह के समय अधिक व्यस्त रहती है, यानी मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि उसी समय पर जो घर के मेंबर्स हैं उनको, जो बड़े हैं उनको ऑफिस जाना है या बिजनेस के लिए जाना है, या जो बड़े बच्चे हैं उनको कॉलेज जाना है, अगर उस घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाना होता है। इसलिए जनरली ये देखने में आता है, या हम ये कह सकते हैं अधिकतर गृहिणी जो होती है वह सुबह के समय जो है वह अधिक व्यस्त रहती है। इसी तरीके से बच्चों, अगर वह महिला जो है अगर कामकाजी है तो उसके लिए सुबह का समय और अधिक कार्यभार वाला हो जाता है, क्योंकि उसको रूटीन के वर्क तो निपटाने ही होते हैं, साथ में अपनी तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में ही उसको बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफिन तैयार करना है, नाश्ता तैयार करना है, पति का लंच बॉक्स तैयार करना है ना, घर के जो दूसरे अदर वर्क्स हैं वो भी करने हैं, खुद के लिए जो है खाना ले जाना है, यानी वापस से खुद के लिए भी लंच पैक करना होता है। यानी अगर एक कुशल गृह प्रबंधक को समय का विभाजन काफी सोच समझकर करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अगर वह एक कुशल गृह प्रबंधक है, उसने अपने समय का विभाजन जो है काफी सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से किया है, तो उसे अधिक कार्य एक साथ नहीं करने पड़ते हैं, तथा कार्य बिना अधिक थकान उत्पन्न किए हुए समय पर सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, अगर वो गृहिणी है या कामकाजी महिला है, उसे पता है मेरा मॉर्निंग आवर्स जो है वो बहुत बिजी रहते हैं, तो वो कुछ काम अपने शाम को एक दिन पहले निपटा सकती है कि अगर मैं सब्जी काट के रखूंगी तो मुझे सुबह इतना लोड नहीं आएगा, या वो ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर सकती है जिससे सुबह उसको समय बचे, या अपने बच्चों को इस तरीके से मदद ले सकती है कि उसके समय की बचत हो। यानी कुशल गृह प्रबंधन के द्वारा हम अपने समय का विभाजन सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से करें तो अधिक कार्य एक साथ नहीं करना पड़ेगा। दिन के किसी एक समय में या सप्ताह का कोई एक दिन अत्यधिक कार्यभार वाला नहीं होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग लेकर कार्य हल्का किया जा सकता है, और कुछ अनावश्यक कार्य जो हैं, जो कि उस समय करने बहुत अधिक जरूरी नहीं है, रिक्त समय में करने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब मैं उस समय फ्री बैठी होंगी, जब टीवी देख रही होंगी नाइट में या इवनिंग में, तब मैं ये काम कर लूंगी। कार्य जिसमें शक्ति अधिक व्यय होती है और जल्दी थकान होती है, ऐसे कार्यों को करने के लिए वह महिला घरेलू उपकरण का प्रयोग कर सकती है, या कोई सरल नवीन कार्य प्रणाली अपनाकर कार्य को हल्का किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि अगर उसका वर्कलोड ज्यादा है तो वो उस काम को कैसे सिंप्लीफाई करे या कैसे सरलीकरण करे उस कार्य का, है ना। अगर आप चटनी सिलबट्टे पे बनाते हैं तो मिक्सी में बनाएंगे तो कम समय लगेगा। इसी तरीके से आप टमाटर को घिस के सब्जी में डाल रहे हैं, आप मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे तो वो फटाफट से हो जाएगा। तो ये उस महिला के ऊपर, या हम ये कहें कुशल गृह प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने कार्य को किस तरीके से व्यवस्थित करे, जिसके कारण से कि उसको एक समय पर वर्कलोड जो है वो अधिक न आ पाए। बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्यव्रत या चक्र की, जिसे वर्क कर्व भी कहा जाता है। कार्यव्रत या चक्र जो है वो समय व कार्य शक्ति दर्शाता है। प्रत्येक गृहिणी की कार्य क्षमता और गृह कार्यों की प्रवृत्ति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है ना। वर्क उसकी जो कैपेबिलिटी है, या ये कहें गृह कार्य की जो करने की प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। कार्यव्रत वह व्रत या कर्व है जिससे किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी मिलती है। कार्य के भार के वितरण का मतलब है कि जो अभी हमने वर्कलोड की बात की थी या पीक लोड्स की बात की थी, तो वो दिन के किस समय पर ज्यादा है या कम है। जैसे कि यहाँ पर बच्चों एक कर्व दिखा रखा है और इसमें एक तरफ आपका ले रखा है कार्य, है ना, कार्य शक्ति
बोले हम उसको, और दूसरी तरफ ले रखा है समय को, है ना। तो सुबह के समय यहाँ पर कर्व में सर्वाधिक जो है चढ़ाव आ रहा है, यानी इस समय पर हमारा जो कार्य का भार है वो सबसे अधिक है। दोपहर के समय में वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया सुबह के समय पे, यानी इस समय पर जो कार्यभार है वो कम है। शाम के समय पर वापस से वर्कलोड बढ़ जाता है, जो कि कम हुआ था, परंतु सुबह से कम है, क्योंकि इस समय वापस से आपको रात के खाने की तैयारी करनी होती है, और रात्रि के समय पर यह कम होते होते आपका कम न्यून की तरफ आने लग जाता है ना। यानी कार्य वर्ग को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता है तथा किस समय कमी है, उसकी कार्य क्षमता किस समय अधिक है और कब घटती या बढ़ती है। यानी वह इस कर्व को देख के पता लगा सकती है कि उसका जो समय है उस समय में कब उसका वर्कलोड ज्यादा है, कब कम है, उसकी जो क्षमता है वो किस समय पर अधिक है, कब उसकी क्षमता घट रही है, यानी कब घटती है और कब बढ़ती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो कार्यवृत्त दिया हुआ है या कर्व दिया हुआ है बच्चों, जो चक्र दिया हुआ है उसमें आपका दे रखा है इधर की तरफ कार्य शक्ति और इधर समय। सुबह के समय में ये ज्यादा बताया हुआ है, और यहाँ पर जो समय है जो कि शाम का समय दर्शाया हुआ है, कार्य शक्ति की जो सीमा है वो कम होते हुए दिखाई गई है। तो गृहिणी का कार्यवृत्त बनाने से कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। जब कार्य करने की क्षमता अधिक होती है उस गृहिणी की, तो उस समय पर उसको भारी कार्य करने चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें कि अधिक शक्ति व्यय होती है ना। यानी कि हमें जब कार्य करने की क्षमता या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हमारी ज्यादा है, जनरली मॉर्निंग आवर्स में होती है अधिकतर गृहिणियों की, उस समय पे हमें भारी कार्य को निपटा लेना चाहिए या ऐसे कार्य जिसमें भी की शक्ति अधिक व्यय हो रही है। एक भारी कार्य करने के पश्चात हल्का कार्य करना चाहिए, जिससे कि थकान जो है वो शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लगातार हम एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा भारी कार्य ही करते रहें। एक भारी कार्य किया है तो उसके बाद एक हल्का कार्य करना चाहिए। आवश्यक कार्यों को पहले तथा अनावश्यक कार्यों को बाद में करना चाहिए। बच्चों, ये वेल नॉन सी चीज है कि आपको पता है कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट वर्क है कि आज मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो आप पहले वो कार्य करोगे, बजाय कि अगर बाजार से आपको एक ड्रेस खरीद के लानी है ना। तो आवश्यक कार्यों को पहले करना चाहिए, अनावश्यक कार्यों को बाद में करना चाहिए, अर्थात प्राथमिकता का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। रुचिकर कार्य जो हमारी रुचि के अनुसार है, ऐसे कार्यों को विश्राम के समय पर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी कार्य में इंटरेस्ट है तो अगर आप विश्राम के तौर पर उसको यूज करोगे तो आपका रेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए रुचिकर कार्यों को विश्राम के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। अब तीसरी जो हम बात कर रहे हैं, जो कि आपकी कार्यवृत्त या वर्क कर्व से ही जुड़ी हुई बच्चों बात है, वो है जीवन चक्र की। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्यवृत्त जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आपको पता है हमारा जीवन जो है वो अलग अलग अवस्था से गुजरता है। प्रारंभिक अवस्था जो परिवार की मानी जाती है बच्चों, वो शादी के बाद की अवस्था मानी जाती है। यानी पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में गृहिणी का जो कार्यभार होता है हल्का होता है, क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रारंभिक अवस्था जो मानी जाती है वो शादी के बाद की अवस्था मानी जाती है। नेचुरल इस समय पर शादी हुई है, केवल हस्बैंड वाइफ है, बच्चे नहीं है उनकी लाइफ में, तो उनकी जो समय की मांग है वो भी कम है, यानी इसमें अधिकता नहीं है। अतः समय व्यवस्थापन की जो है इस समय पर उसको जरूरत नहीं पड़ती है, या हम कहें उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। जैसे जैसे वो अपनी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ता है, उसकी जो समय व्यवस्थापन की जरूरत है वो बढ़ती चली जाती है और बाद में जाके वापस से कम होती चली जाती है। यह इस कर्व में समझाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय चक्र। इधर दिया हुआ है समय भार, जहां पर प्रारंभिक अवस्था में ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। विस्तार अवस्था यानी सेकेंड स्टेज, जिसमें कि बच्चे वगैरह होते हैं,
परिवार बड़ा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो वर्कलोड भी बढ़ गया है। संकुचित अवस्था, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती है, वर्कलोड भी थोड़ा सा कम हो गया है। सेवानिवृत्ति अवस्था या चतुर्थ अवस्था, तो इस समय पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और ये शून्य की तरफ आने लग जाता है कर्व। पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था, जिसे विस्तार अवस्था कहा जाता है बच्चों, गृहिणी का कार्यभार सबसे अधिक होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि घर में बच्चे आ जाते हैं और इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उनका स्कूल जाना, उनका कॉलेज जाना, उनकी दूसरी चीजें देखना, तो गृहिणी का कार्यभार सबसे अधिक होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था, जिसे संकुचित अवस्था भी कहा जाता है, इस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो एक तरह से जो डेली की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वह इस समय पर कम हो जाती है। पारिवारिक जीवन चक्र की चौथी एवं पांचवी अवस्था में गृहिणी का कार्यभार जो होता है वह बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उनका जो बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व होता है वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। बच्चे अपने आप जो होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व निभाने लग जाते हैं, वह खुद की जिम्मेदारी समझने लग जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, वह घर छोड़ के हो सकता है बाहर भी चले गए हों। यानी कि इस समय पर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या वर्कलोड है वह बहुत ही कम हो गया है। बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्राम काल या रेस्ट पीरियड। बच्चों अभी तक हम वर्क की बात कर रहे थे, पीक वर्क की बात कर रहे थे या पीक वर्कलोड की बात कर रहे थे, साथ में वर्क कर्व को देखा, लाइफ साइकिल के अंदर, फैमिली लाइफ साइकिल के अंदर वर्कलोड को देखा हमने। अब एकदम से हम बात कर रहे हैं विश्राम की। विश्राम आप सभी को पता है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है। शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना जरूरी है। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको अपना जीवन नीरस लगने लग जाएगा और आगे काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। जिस तरीके से आप कोई भी काम करते हो और आप थक जाते तो आपको लगता है, आप अपनी फ्रेंड को भी बोलते हो रुक जा थोड़ी देर, मुझे बैठने दे, 2 मिनट आराम से बैठने दे, है ना। तो लगातार कार्य करने से शारीरिक व मानसिक थकान का होना स्वाभाविक है। यानी थकान भले फिजिकल हो या मेंटल हो, उसका होना एक नेचुरल सा हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है। थकान को दूर करने के लिए व पुनः कार्य करने हेतु विश्राम करना जो है बच्चों वो बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम विश्राम नहीं करेंगे तो आप उसी एनर्जी के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, या सेकेंड वर्क जो है आपका जो कि थकान के साथ किया जा रहा है वो आपको करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अर्थात विश्राम काल से तात्पर्य है कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर तथा दिमाग को पूरा आराम देना। भली फिजिकल है तो शरीर को आराम देना, मेंटल थकान है तो दिमाग को आराम दिया जाए। विश्राम जो है निम्न प्रकार से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे अत्यधिक भारी एवं थका देने वाला कार्य करने के पश्चात लेटकर विश्राम करना। कुल कार्य के समय का 57% जो समय विश्राम मिलना ही चाहिए। मानसिक कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको हर 40 मिनट्स के बाद 2 मिनट का विश्राम करना चाहिए। यानी जो लोग मेंटल वर्क जो ज्यादा करते हैं बच्चों, उन्हें 40 मिनट के बाद 2 मिनट का मेंटल रेस्ट लेना चाहिए। विश्राम की अवधि कितनी होनी चाहिए यह गृहिणी पे निर्भर करता है, उसने कैसा कार्य किया, किस तरह का कार्य अभी संपन्न किया है। भारी कार्य के बाद एक हल्का कार्य तथा एक नीरस कार्य के पश्चात एक रुचिकर कार्य कर लेने से विश्राम मिल जाता है। यानी अभी आपने बहुत ज्यादा हैवी वर्क किया है तो आपको हल्का कार्य कर लेना चाहिए। अभी आपने बहुत ज्यादा नीरस जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था तो उसके बाद एक इंटरेस्टिंग वर्क कर लेना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर एवं स्थिति में परिवर्तन करने से भी विश्राम प्राप्त कर लेता है। जैसे एग्जाम टाइम में आप 3 घंटे एक ही जगह पे बैठे बैठे थक जाते हो तो आप थोड़ा सा हिल डुल लेते हो, यानी आप उस समय अपने पोस्चर में चेंज कर रहे हो, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहे हो। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा है, खड़े होकर कार्य करने के पश्चात थोड़ी देर आप बैठकर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों का समय विभाजन। परिवार के सदस्यों के
समय व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। यानी हमारे परिवार में जो सदस्य हैं बच्चों, उनकी जो समय की व्यवस्था है, उनकी आवश्यकता उनकी नीड पर डिपेंड करती है। गृहिणी को परिवार के सदस्यों की व्यवस्था बनाते समय उन सदस्यों की रुचि, उनकी आदतें, उनके लक्ष्य और प्रत्येक सदस्य की समय योजना के अनुसार कार्यों का समय निश्चित करना चाहिए। कुछ कार्य सदस्यों को सौंपे जा सकते हैं ताकि वे भी अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को समझें। जैसे बच्चों, आपकी मम्मी कहती होगी आज सब्जी आप बनाओगे, या आज रोटी तुम बनाओगी, या आज इस रूम की क्लीनिंग तुम करोगी। यानी कुछ कार्य सदस्यों को सौंपे जाने चाहिए ताकि वे अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि कभी भी जरूरत है तो मैं किस तरीके से अपने परिवार के लिए कार्य कर सकती हूँ। कार्य सदस्य की सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी और योग्यता यानी एबिलिटी के अनुसार दिया जाना चाहिए। गृह कार्यों में सहयोग देने से आपस में प्रेम, मेलजोल बढ़ता है। साथ में हमें सहयोग व सहकारिता की भावना विकसित होती है। इसी के साथ बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व, वो यहीं पर समाप्त होता है और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपका यह टॉपिक जो है वह पूर्ण होता है। थैंक यू बच्चों।